नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अधिक उत्पादन के लिए धान की फसल में जरूरी कार्य। नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख करना है जरूरी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है, लेकिन धान का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों की रोकथाम पर भी ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला जबलपुर के विषय विशेषज्ञ संतोष पांडे। किसान भाइयों, आज हम धान की खेती की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी धान लगा चुके हैं, अभी तो बाढ़वार की अवस्था है धान में। जिन किसान भाइयों ने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया है या जिन लोगों ने बिस्पायरीवेक सोडियम नहीं डाला है अभी तक, तो वो लेबर लगाकर खरपतवार को नियंत्रित करें ताकि जिससे फसल सुरक्षित हो और अच्छी बाढ़वार हो। अगर नहीं करते हैं तो आपके फसल कमज़ोर हो जाएगी, वहाँ पे कीटों का अटैक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पौधे को प्रभावित करते हैं। बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि वो खरपतवार जो है पोषक तत्वों को भी खींच लेता है। हवा पानी कम मिलता है, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा आपके खेत में यदि केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप है तो इनके नियंत्रण के लिए आप 2,4-D नामक खरपतवार नाशी दवा की 1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धान बुवाई या रोपाई के 25 से 35 दिन के अंदर छिड़काव कर देते हैं तो इन खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोषक तत्व का मैनेजमेंट में। तो इसके पहले भी आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे चुके होंगे बेसल डोज में। बाकी जो अभी बची हुई मात्रा है सेकंड डोज में 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप नाइट्रोजन देना शुरू करें। और दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने अभी तक जिंक का उपयोग नहीं किया है तो अब जिंक का उपयोग अभी भी कर सकते हैं आप। अभी इस टाइम आपको मोनो जिंक 33%, जिसमें 15% सल्फर होता है, उसको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर दे सकते हैं। और इसको देते समय ये देखना है कि मौसम साफ़ होना चाहिए, पानी भरा ना हो ज़्यादा खेत में। तो इन चीज़ों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम जल प्रबंधन की बात करें तो अभी तो धान के पौधों में जो कंसे बनने की अवस्था है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जल का सही उपयोग किया जाए। तो अगर जल देखें तो पौधे में कम से कम 2 से 4 इंच तक जल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी बाढ़वार रुक जाती है, पौधे में कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस देता है। तो किसान भाइयों, उस पर विशेष ध्यान दें कि जल प्रबंधन करें, ज़्यादा जल ना हो। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसान भाइयों को, जो बरसात के समय में तो पानी मिल जाता है, लेकिन जिस एरिया में ड्राई होता है तो वह पौधे अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो ट्यूबवेल वगैरह से भी पानी देना जरूरी होता है। अगर वहाँ पे ड्राई एरिया रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारा पौधा जो है प्रभावित हो जाता है और फसल अच्छी नहीं बन पाती है। बात करें उसमें दाने बनने की अवस्था हो तो उसमें नमी होना जरूरी है, और बहुत ज़्यादा पानी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो उसको काट के निकाल देना चाहिए। कि सूखा हो तो उसमें किसान भाइयों पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दानों का भराव पूर्ण रूप से हो, बहुत अच्छा हो, फसल स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, धान की फसल में खैरा रोग का प्रकोप होता है।
जस्ते की कमी वाले खेत में पौधरोपण के 2 हफ्ते के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधा बौना रह जाता है और कल्ले कम निकलते हैं। जड़ें भी कम बनती है और भूरी रंग की हो जाती है। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बिना बुझा हुआ चूना और 2 किलोग्राम यूरिया को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोग का निदान और फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, इसमें तना छेदक का भी प्रभाव देखा गया है। और तना छेदक आपको दिखता है तो सबसे पहले आप वैकल्पिक उपाय भी हैं कि आप फेरामैन ट्रैप वगैरह लगा के भी उसको कर सकते हैं। नीम ऑयल का प्रारंभिक अवस्था है तो उसमें 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर नीम ऑयल का भी स्प्रे करेंगे तो इससे तना छेदक का प्रभाव कम हो जाता है या न लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आ जाए तो अंतिम उपाय है आपके पास किसान भाइयों कि आप जो है क्लोरोप्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करें 2 ml पर लीटर के हिसाब से। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें अगर जब आप ध्यान में रखेंगे तो इससे अच्छी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश के अनेक किसान खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं तो अच्छी नस्ल के स्वस्थ दुधारू पशु तैयार करने के लिए बछड़े बछड़ियों के जन्म के समय से लेकर बड़े होने तक विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो आप कैसे करें नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों, हम एक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो छोटे पशु हैं उनका ब्याहने से तुरंत पहले और ब्याहने के बाद कैसे हमको नवजात शिशु और उसकी माँ का कैसे ख्याल रखना है, कैसे खान पान करना है, तो इस विषय पर आज गंभीर रूप से चर्चा करते हैं। मतलब जैसे हम जो उसका गर्भाधान का जो टोटल समय है, मान लीजिए गाय में मानते हैं हम 9 महीने 9 दिन, भैंस में मानते हैं 10 महीने 10 दिन। जो भ्रूण का विकास है, जो उसके अंदर जो शिशु पल रहा है, उसका विकास है लगभग 80% विकास उसी के दौरान होता है। तो हमें सबसे पहले उसकी माँ का जो आहार है, वो आखिरी जो 1/3 भाग है, उसमें उसके आहार में वृद्धि करनी है। हमें उसके आहार में वृद्धि दाने की करनी है, यानी कि हम उसको थोड़ा सा कंसेंट्रेट मिक्सचर जिसको अपन बोलते हैं पशु आहार, तो वो उसकी उपलब्धता हमें जानवर को बढ़ा देनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब अंतिम 15 दिन 20 दिन रह जाएं तो हमें उसे बाकी पशुओं से अलग कर देना है ताकि वो चोटिल ना हो और कुछ ऐसी जो ब्याहने में ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जिससे बच्चा वगैरह फंसे या बच्चे को गर्भ में कोई नुकसान हो जाए, इसलिए अन्य पशुओं से उसको अलग कर दिया जाता है, ज्ञावन पशु को। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्याह के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जनने के समय हमें क्या सफाइयाँ रखनी है, क्या हमें एहतियात बरतनी है, इसके लिए बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब पशु ब्याहने के नज़दीक आ ही गया है, बिल्कुल अब वो ब्याहने ही वाला है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ब्याहने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ब्याहने में समस्या आ रही हो तो आप तुरंत अपने जो पशु चिकित्सक है उससे संपर्क कीजिए कि वो तुरंत आएँ और आपके जानवर को देखें कि उसको ब्याहने में कुछ समस्या है। तो सबसे पहले ये हम पता चल जाएगा कि सबसे पहले आगे के पैर बाहर आते हैं जानवर में, किसी का बछड़े में पिछले पैर भी बाहर आते हैं। तो आगे पैर बाहर आएंगे तो किसान भाई खुद भी अपने तरीके से उसको हाथ बिल्कुल धो के साफ पानी से सहारा दे के उसको झेल के नीचे उतारे आसानी से। अब बात करते हैं किसान भाइयों के बछड़ों के की साफ सफाई जनने के बाद कैसे करना है। तो आप वैसे तो माँ चाट कर ही साफ कर देती है, लेकिन वो तरीका गलत है। हम एक बोरा ले लें, सूखा बोरा, उससे जो बछड़ा है उसको पोंछ लें। ये अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि बछड़ा सही से सांस ले रहा है कि नहीं, वो जिंदा है, जीवित है कि नहीं है। और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आप कोई घास का तिनका या ऐसी कोई चीज़
या कागज का एक वो बना के उसके नाक में डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो क्या है जिससे वो छींक दे और उसके अंदर जो म्यूकस वगैरह भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, जिससे आपका पशु जो बछड़ा है वो अच्छे से सांस लेने लगे। और इसके अलावा आपको जो उसके खुर हैं वो नरम होते हैं नीचे से, तो पैदा होने के बाद हमें उसको बिल्कुल कुछ थोड़ा सा अपने नाखून की मदद से या किसी चीज़ की मदद से थोड़ा सा छील देना है ताकि वो फिसले ना, क्योंकि जानवर को कच्ची जगह में नहीं रखना चाहिए, उसको पक्के फ्लोर पे रखना चाहिए और इसके आगे से वो फिसले ना और उसको चोटिल ना हो। वो जो बच्चे से माँ का नार जुड़ी हुई है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसको हमें बछड़े से लगभग 1 से 1.5 या 2 इंच के आसपास साफ कैंची से काट के उसमें पहले एक धागा बांध लें। धागा बांधने के बाद उसको लाइगेट कर दें और फिर अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक या कुछ ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी का थोड़ा सा लेप बना के उस जगह पे लगा दें ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना बन सके। और जल्द से जल्द उसको जो खीस है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध है, उसको पिला देना है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम है, जो खीस है, जो माँ के अंदर जो दूध में बनता है, वो अंतिम तिमाही में ही बनता है, जिसमें बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो लास्ट 3 महीनों में बनता है और अगर हम उसको निकाल लेंगे तो फिर उससे जो इम्यूनिटी लॉस होगा उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वही जो हमको जो जानवर का खीस है या जो उसका पहला गाढ़ा पीला दूध आता है जानवर का, उसको हमको वजन के हिसाब से 1/10वां हिस्सा, जैसे मान लीजिए 20 किलो का बछड़ा है तो 1/10वां हिस्सा यानी कि हो गया 10% के हिसाब से 2 किलो। तो 2 किलो हमें जो खीस है वो उसको 4-5 बार में तोड़ के पिलाना है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। दुधारू पशुओं में जो पेट का विकास होता है वो लगभग 3 माह में कंप्लीट, 3 से 4 माह में जाके संपूर्ण होता है। तो 3 से 4 माह तक तो वो बच्चा सीधे सीधे माँ पर ही निर्भर है, अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए या जीवित रहने के लिए सिर्फ अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है। 15 दिन के अंतराल के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा जो दाना है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा चारा है तो 1 माह के बाद आप उसको हरा चारा भी शुरुआत कर सकते हैं। पशु हमेशा हमको उसको उतना ही देना है जिससे उसका पेट ना फूले, उसको एक लिमिटेड खाना देना है, एक निश्चित मात्रा में बढ़ते हुए क्रम में हमें उसे भोजन उपलब्ध कराना है। लगभग आधा किलो वजन डेली के हिसाब से बढ़ता है बड़े पशु में। 3 माह के बाद वो बछड़े को आप पूर्ण रूप से भूसे पे और हरे चारे के ऊपर और दाने के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर लेके चलिए तो निश्चित ही जो बचपन की जो खिलाई है उसकी, जो छोटे नवजात इसमें उसके शिशु की खिलाई है या बछड़े की खिलाई है, उस जो जल्दी उसकी वयस्कता आएगी और जल्दी वो भोजन पकड़ेगा, वो उस कारण से वो जल्दी अच्छा हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर घने बादल छाए रहने एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर दलहनी, तिलहनी और सब्जियों वाली फसलें लगाई हैं वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। वर्तमान समय में मक्के की फसल पुष्पन अवस्था पर है, अतः मौसम खुलने के बाद बदतर मिलते ही नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का अंतिम प्रयोग कतारों में करें।
कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण शीत फ्लाइट रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर तने में अच्छी तरह से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण तना गलन रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इन बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। खेत में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप पाए जाने पर स्पाइनोसेट 45 SC की 0.3 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां एवं फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुड़िया जिला रायपुर के कृषक जागेंद्र सिंह ने। ये मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जागेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मिट्टी कृषि का आधार है जो मनुष्य और पशुओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य, ईंधन और चारे की पूर्ति करती है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फलतः मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का श्रेय है। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की उपजाऊ परत दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का कटाव या अपरदन कहा जाता है। देश में प्रति वर्ष लगभग 5 बिलियन टन मिट्टी का अपरदन होता है। ये समस्या भयंकर है क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे जाकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण
पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। कई बार मवेशियों को चराने से मिट्टी ढीली और वनस्पति नष्ट हो जाती है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों को जलाना, काटना आम सा हो गया है। ये भी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, जिससे नुकसान अधिक होता है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और उससे अनेक प्रकार की हानियां, कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट होना। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। भौम जल स्तर गिरने से पेय और सिंचाई के लिए पानी की कमी होना। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या और वन्य जीव पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय। पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ों का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों का अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। वृक्षारोपण करना और वृक्षों को समूल नष्ट न करना। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना। पशु चारण को नियंत्रित करना। कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना। फसलों की अदला बदली करके उगाना। मरुस्थलों को नियंत्रित करने के लिए वनों की कतार लगाना। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों को समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच
संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।